चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। चंपत राय और अनिल मिश्र, इन दोनों लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, ये बात तो बीजेपी के लोग शुरू से कह रहे थे कि चंपत राय जी की कोई भूमिका नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में भी अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है, अब आप लोग क्या कहेंगे? उस तरीके से तो आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री को भी क्लीन चिट मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने मुद्दों को डाइवर्ट करती है, किस तरीके से अपने लोगों को बचाती है, ये इसका एक उदाहरण है। आस्था की चोरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा तो गया नहीं, ये तो चढ़ावा गया। तो चढ़ावा की चोरी में बिना ठीक तरीके से जांच हुए आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग क्लीन चिट इनको दे दिया जाए? एसआईटी गठित हुई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसी भी दशा में कानूनी रूप से सही नहीं है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसमें किसी एक अतिरिक्त एसआईटी गठित करने के लिए आदेश कर दिया। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। तो सांसद जी, जब चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया, आप लोगों ने इसको बिल्कुल जोर शोर से सरकार के खिलाफ आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई। आप लोगों के ही दबाव की वजह से एसआईटी का गठन हुआ। विजय विश्वास पंत जैसा एक वरिष्ठ अधिकारी इसकी अध्यक्षता कर रहा था। लंबा समय लिया एसआईटी ने, एक एक बिंदु की जांच हुई। अब जब जांच रिपोर्ट सामने है तो आप लोग वही रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम वो रिपोर्ट देखें। सरकार की जांच पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं आप तो। चुनी हुई सरकार की जांच पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ना। हमने तो दो मांगे की थी, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के देख रेख में ये जांच हो, या फिर सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से की निगरानी में ये एसआईटी की जांच हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो इसी तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार डबल इंजन की है, कुछ भी रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है। मतलब सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, सवाल नहीं। चंपत राय को क्लीन चिट मिली है, आप लोग चंपत राय की भूमिका को अभी भी संदिग्ध मान रहे हैं? देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। हम इतने आसानी से इसे स्वीकार नहीं कर सकते जिस तरीके से वो स्वीकार कराना चाहते हैं। आप अभी दिल्ली से ही आ रहे हैं, आप सदन में थे। वंदे मातरम को लेकर इस समय पूरे देश में एक दोनों तरफ से माहौल बनाया जा रहा है। आपकी सहयोगी है कांग्रेस, उनके सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिनको गाना है वो गाएं। वंदे मातरम आजादी के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक स्लोगन था, उनके खिलाफ सबसे मजबूत हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ। वंदे मातरम गाने में भी दिक्कत है। आप लोग चर्चा उल्टा तिरंगा फहराने पर क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी के जेब में जिस तरीके से रंगों का क्रम रखा गया, नहीं, वो तिरंगे का वो तिरंगा नहीं था, वो तो एक कलर बार था जिसका वो आप सफाई दे वो रहे हो। तिरंगा था, उस पर तो सरकार का भी स्पष्टीकरण आ गया कि वो तिरंगा नहीं था। लेकिन जो आपके अध्यक्ष ने उल्टा तिरंगा फहराया, कई प्रदेशों के भाजपा नेताओं ने भाजपा का झंडा फहराया, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? तो आप बता दीजिए ना कि वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? देखिए, वंदे मातरम तो जिस दिन सदन साइन डाई हो रहा था उस दिन तो हम लोग खड़े होकर के वंदे मातरम गाया। हाँ। चूंकि वो कानून का अंग है, हाँ, इसलिए उसके प्रति प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। हम लोग तो अपना राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत पर भी बताइए कांग्रेस के लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपकी चूंकि सहयोगी है ना कांग्रेस। सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कह रही है? इमरान मसूद ने कह दिया कि वो नहीं गाए, जिनको गाना होगा। प्रोटोकॉल में कहीं लिखा है? किसको वंदे मातरम याद है? 6 स्टेंजा किसको याद है? याद कर लेंगे,
लेकिन गाना चाहिए, कम से कम इतना तो बोलना चाहिए। गाना कैसे हम चाहिए? गाएंगे ही नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं है ना। आपको याद ही नहीं है तो आप गाएं कैसे? कैसे याद? याद करके गाना चाहिए तो मानेंगे ना, सबको याद करके गाना चाहिए, कम से कम इतना तो बोल ही देना चाहिए। प्रोटोकॉल में कहीं नहीं लिखा है कि वंदे मातरम को गाना चाहिए। प्रोटोकॉल में यह है कि उसके प्रति सम्मानजनक तरीके से आपको ऑनर देना पड़ेगा। जब वंदे मातरम गाया जाता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना हो। वो हर आदमी कर रहा है। इन चीजों का असर होता है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए इन चीजों का असर होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करती है जिस पर पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलता है। वो कभी भी मणिपुर पर बात नहीं करेगी, कभी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बात नहीं करेगी, कभी महंगाई पर बात नहीं करेगी, कभी विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर बात नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर बात करेगी कि हाँ, इस तरीके के मुद्दे उठा करके जो भावनात्मक आपका जो है कि शोषण हो सके, उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित करती है और वो अपने काम में माहिर है और इस तरीके से काम करती रहती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो अभिभाषण दिया स्वतंत्रता दिवस के दिन, उन्होंने एक टर्म यूज किया, दिमागी नक्सल। आपने भी सुना होगा। सिस्टम पर जिनको अब उसको इंटरप्रिटेट बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं, जिनको हर चीज में प्रगति से दिक्कत है, देश अगर प्रगति कर रहा है उससे दिक्कत है, या मूवमेंट, जबरदस्ती का मूवमेंट खड़ा करना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ही लोगों पर आरोप है बीजेपी के लोगों का। क्या कहेंगे, दिमागी नक्सल किस कंटेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी ने कहा? देखिए, पूरी दुनिया में विचारधाराओं का टकराव हमेशा रहा है। दक्षिणपंथी विचारधारा जो पूंजीवाद का समर्थक रहा है और वामपंथी विचारधारा जो समाजवाद का समर्थक रहा है, इसकी टकराहट रही है। और उसी टकराहट में कितने नीचे तक गिर जाएंगे प्रधानमंत्री जी उनको अपमानित करने के लिए या उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए, ये आश्चर्य की बात है। अर्बन नक्सल एक शब्द निकाला था, फिर दिमागी नक्सल उन्होंने निकाला। तो ये पूंजीवादी लोग हैं, ये हमेशा सामंतवाद को बढ़ावा दिए हैं और इसलिए उनको जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस तरीके तो वामपंथी रहे कहाँ, साफ हो गए सब। अब कहाँ वामपंथी हैं? कल पश्चिम बंगाल से साफ ही हो गए, केरल में भी अब उनकी हालत बहुत बुरी हालत है, तो वामपंथी अब रहे कहाँ? विचारधारा तो तब होगी ना जो वामपंथी रहेंगे। आप सत्ता से ये आप अगेंस्ट सिस्टम, जो हर जगह इस तरीके से अगेंस्ट सिस्टम, आप इसे सत्ता से मत जोड़ के देखिए। विचारधारा कभी मरती नहीं, उस पर धूल अवश्य पड़ जाती है। तो ये धूल डालने का काम कर रहे हैं, ये अटल जी की देन है कि इबारत जो लिखी हुई रहती है वो मिटती नहीं। तो ये विचारधारा है, ये मिटेगी नहीं, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। ये सरकार उस पर धूल डालने का काम कर रही है। कुछ देर के लिए धुंधला हो सकता है, लेकिन ये विचारधारा मरेगी नहीं, फिर सामने आएगी। एक आखिरी सवाल, बनारस के दो मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी से डिस्कस किए, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुद्दा और एक जेपी मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है उसका मुद्दा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे वाराणसी जनपद के शहर के वो सांसद हैं। मेरी चिंता ये थी कि जब हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से सोसाइटियों की जमीनों की लूट हो रही है, जो मैनिफेस्टो के इतर जाकर के कानून को धता बताते हुए उस जमीनों की लूट हो रही है और उसमें सरकार भी कहीं न कहीं शामिल है। अब जैसे इंडियन सेशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट की है, उस जमीन के को न ट्रांसफर किया जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न लीज पर दिया जा सकता है।
तो जब उसके बाइलाज में है तो बाइलाज चेंज कैसे हुआ? कौन अधिकार दे दिया कि उसको आप बेच दीजिए? और आपको ज्ञात होगा कि उस पर 43 करोड़ रुपया मुआवजा भी संस्था ने उठा लिया है और सरकार ने मुआवजा दिया है। तो सरकार ऐसे लोगों को सहयोग कर रही है। गंगा किनारे ट्रस्ट के द्वारा स्थापित मेहता हॉस्पिटल जो गरीबों के इलाज के लिए बनाया गया था, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसे आप लग्जरी होटल में को दे दिए, बिना मैनिफेस्टो को चेंज किए, बिना किसी आधार के। क्या डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लिया गया? क्या उसको कानूनी जामा पहनाया गया? और वो भी गंगा के किनारे आप इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं। आम आदमी अगर वायलेशन करता है तो आप उसको नोटिस थमा देते हैं और वहां आप 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं। तो क्या कहा प्रधानमंत्री जी? मैंने अपना काम किया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे पड़ोसी सांसद हैं, मैं इन सब चीजों को संज्ञान में उनको दूं। ये उनकी तरफ से आया है और उनके तरफ से ये सब लेटर आता है कि शुभकामना दिए और कि ये दिया कि नहीं, हाँ आपका पत्र मिला। अब काम करना न करना ये उनका काम है, मैंने अपना काम कर दिया। उनके संज्ञान में आ गया मामला आ गया। अब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये प्रधानमंत्री जाने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।